हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो जो इस वीडियो को देख रहा है उसका मैं धन्यवाद भी करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे ऐसे लोगों को शेयर करिएगा जिसको आपको लगे कि हाँ इस वीडियो की इनको ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए हम आपके समय को बर्बाद न करते हुए आइए हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इस वीडियो में ये है कि सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कितना समय देना चाहिए पढ़ने के लिए, और फिर कितने घंटे देने चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में आज बात करने जा रही हूँ आपसे। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने अभी मेरा बीएड सेकेंड ईयर ही है इस टाइम, अपियरिंग कह लीजिए इसको आप। अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जो सीटेट फॉर्म 2022 का मैंने फिल किया हुआ था उसका रिजल्ट 3 मार्च को डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, जिसमें कि मैंने दोनों पेपर यानी कि जो क्लास 1 to 5 होता है जिसको प्राइमरी बोलते हैं एंड दूसरे को क्लास 6 to 8 होता है, तो दोनों को मैंने अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है। ठीक है, मैं टॉपर तो नहीं हूँ, ना ही मैंने टॉप किया है, लेकिन फिर भी मैं क्वालिफाई हूँ। तो मैं इस वीडियो को उनके लिए स्पेशली इस वीडियो को बना रही हूँ जो स्टूडेंट ओनली पास होना चाहते हैं, जिनको क्वालिफाइंग नंबर चाहिए 82, 90, 90 प्लस, मैं 100 तक की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे टॉप करना है तो प्लीज़ ये वीडियो मैं टॉपरों के लिए नहीं बना रही हूँ, बिकॉज मैंने खुद टॉप नहीं किया तो फिर मैं किसी को उसका वो नहीं प्रूफ नहीं कर सकती ना कि मैं आपको टॉप करा सकती हूँ। तो ठीक है, मैं आपको क्वालिफाई करने का तरीका बता सकती हूँ कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, 90 प्लस नंबर आप कैसे ला सकते हैं सीटेट में। तो ठीक है, आइए आप मेरी स्ट्रेटजी को जान सकते हैं आप कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया, फिर कितना घंटा पढ़ा, कितना समय दिया, कि कौन सी बुक पढ़ी मैंने और कौन सी बुक नहीं पढ़ी, कितने दिन तक मैंने प्रिपरेशन किया सीटेट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि मैंने बता दिया, अभी स्टार्टिंग का बात है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है ना कि सीटेट को जब मैंने फॉर्म डाला और जब मुझे पता चला कि दिसंबर के लास्ट में एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होना है, तो फिर फॉर्म डालने के बाद ही मैंने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैंने जब यूट्यूब पे मैं गई और वीडियो सर्च की, बहुत सारे वीडियो में सर्च की सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें, मतलब कि सिलेबस क्या है, सब कुछ मैंने देखा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल पे ऐसे वीडियोस देखे कि उसमें ये बोला जा रहा है कि 2 महीने में आप टॉप कर सकते हैं, 140 प्लस, 130 प्लस, 145 प्लस, जो भी हो। तो ठीक है, हाँ हो सकता है, ये सबका मेमोरी लेवल अलग होता है एंड मेमोरी स्टोरेज भी अलग होता है, मेरा मानना ये है। और सबके कुछ भी टॉपिक हो, कोई कंटेंट हो, कुछ भी बातें हों, समझने का तरीका सबका अलग होता है, ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी लोगों की अलग होती है। तो ठीक है, मैं अपनी बात यहाँ पे करने जा रही हूँ और इस वीडियो में मैं जितनी बातें बोलने जा रही हूँ, प्लीज़ गाइज इसको आप बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि मैं पास होने के बाद बनाई हुई बातें कर रही हूँ, ये बनाई हुई बातें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने एकदम रियलिटी में अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख रही हूँ, शेयर कर रही हूँ मैंने कि मतलब कैसे क्या क्या पढ़ा कि मैंने क्वालिफाई किया है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आप तो ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्वालिफाई किया है तो नंबर क्या गेन किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है, प्राइमरी वाला है, 150 का यानी 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि मैंने 98 गेन किया हुआ है। ठीक है, 98। और जो सेकंड होता है क्लास 6 to 8 का होता है एग्ज़ाम, तो मैंने उसमें 103 नंबर पाए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं टॉपरों की बात यहाँ नहीं करने आई हूँ, मैं क्वालिफाइंग नंबर और पास होने की बात करने आई हूँ आपसे, क्योंकि मैंने भी पास ही किया है। ठीक है, तो इतना भी नंबर पाने के लिए मैंने कब कितना क्या किया, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जब मैं गई तो मैंने बहुत सारा सर्च किया, ठीक है, समझ आया सब कुछ। तो देखिए 2 महीने लगते हैं, उसमें बहुत सारे चैनल पे जब मैं ये देखी कि 2 महीना आप पढ़ के टॉप कर सकते हैं या फिर इतना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ सभी सही है अपनी जगह पे, हर एक यूट्यूबर, हर एक टीचर, हर एक चैनल जितने भी बता रहे हैं सब लोग अपने जगह ठीक हैं। तो क्या ये बताइए कि आप जब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इसे देखा कि 2-3 बार फेल हो रहे हैं,
तो क्या उनको आप पूरे 24 आवर्स पढ़ने के लिए बोल दो और 2 महीने कंटिन्यू पढ़ लो, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से उसे गाइड किया, क्या फिर भी वो टॉप कर सकता है? जो बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, मैं फिर उसका लेवल ही कुछ अलग हो, याद करने का, लर्न करने का, समझने का कैपेसिटी थोड़ा सा लो हो, तो क्या वो 2 महीने में टॉप कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है ये तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ देखिए वो क्या होता है ना, जो कि मैं इस बात को एग्री कर रही हूँ कि 2 महीनों में उन्होंने टॉप किया, लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सीटेट के पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी न किसी फील्ड में अच्छे खासी पढ़ाई उनकी चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया कि 4 साल से 5 साल से तैयारियां आप कर रहे हैं, ठीक है, और फिर सीटेट का नोटिफिकेशन आपके पास आता है कि फला डेट को एग्ज़ाम संभावना है होने की, तो आपने 1 महीने इंडिविजुअली 1 महीने केवल सीटेट के लिए दिया, ठीक है। 1 महीने आपने केवल सीटेट के सब कुछ को पढ़ा, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा, केवल 1 महीने पढ़ा, तो हाँ ठीक है, आपने अच्छा नंबर गेन किया, बहुत अच्छा नंबर गेन किया, 130 प्लस पाए। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि हर स्टूडेंट 2 महीने केवल पढ़ दे तो फिर वो टॉप कर सकता है, क्योंकि ये आपके बचपन से लेके पढ़ने की पूरी जो सीढ़ियाँ हैं ना, उस सीढ़ी को आपने क्रॉस किया, और क्रॉस करते करते आपके माइंड पे हर एक कंटेंट, हर एक मैटर के बारे में नॉलेज है। फिर जब आपने सीटेट के लिए मतलब तैयारी करने गए तो आपको वो इजी लगा थोड़ा सा, और आप ऑब्जर्व कर लिए, सब कुछ समझ लिए, अच्छा नंबर पा लिए, तो ठीक है, वो अलग वे, वो अलग बात हो गई। मैं बात केवल करने ये आए कि जो नॉर्मली पढ़ने में हो और केवल उनको लग रहा है कि मैं बस मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी कोई बताए कि मैं इस स्ट्रेटजी को अपना लूँ और पास हो जाऊँ। तो मैं देखिए क्या करना है कि मैंने सबसे पहले क्या किया था कि देखिए हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे नज़र में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये एग्ज़ाम किस बेस पर हो रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर किस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, 1 या 2 आ रहे हैं, तो इसे ये आपको समझ आ जाता है, ठीक है। और दूसरा आपको प्रैक्टिस हो जाती है। पहली बात तो एक अगर आप प्रीवियस ईयर लेते हैं तो एक सेट में 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, उसने आपने उसको सॉल्व किया, यानी कि 150 क्वेश्चन में से कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चन आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट है, ठीक है, कहीं ना कहीं सेट है कि अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है और विथ ऑप्शंस तो आप ज़रूर उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, प्रीवियस इसका आपको मैं दिखा देती हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो सबसे पहले मैं सिलेबस को सर्च की कि सिलेबस क्या है सीटेट का, फिर सिलेबस वाइज मैंने हर टॉपिक को समझने की कोशिश की कि मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा काम क्या था, सीटेट की पहली सीढ़ी पर तैयारी की पहली जो सीढ़ी थी मैंने प्रीवियस ईयर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये यूथ कंपटीशन का है, ये तो देखिए उल्टा दिख रहा होगा, फिर भी मैंने क्या हुआ ना कि देखिए इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है, पूरा A to Z, किसी पेज को मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। A to Z मैंने पूरे ख़त्म कर दिया, एंड खिंच भी गई है और देखिए फट भी गई है थोड़ी सी, ये इसी बार की है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। इससे क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लग गया, इंडिविजुअली किसी बुक को नहीं लेना पड़ा, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर, प्रीवियस ईयर आप समझ लेते हैं। उसके बाद क्या है, और हाँ एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो CDP है ना उसको लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरी मानिए तो मुझे मेरे हिसाब से CDP से इजी कुछ लगा ही नहीं पढ़ने के लिए। मैं भी आप लोग जैसे फर्स्ट ईयर का BEd पढ़ी, फिर ये सीटेट सबके लिए नया होता है, फर्स्ट टाइम में सबके लिए नया होता है, सिलेबस समझना, टॉपिक समझना, सब कुछ समझना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी मैंने जब सीटेट के लिए जब CDP पढ़ना स्टार्ट किया तो CDP से इजी मुझे कुछ भी नहीं लगा। और CDP में मैंने जब अपने से बड़े लोगों से, कुछ कॉन्टेक्ट में जो लोग थे, मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि CDP ठीक है, बट जो पेडागॉजीज होते हैं वो और डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरे साथ तो कुछ अलग ही हो गया, जब मैं तैयारी की, पढ़ना स्टार्ट की, तो मुझे पेडागॉजी बहुत अच्छे से समझ आई, मुझे पेडागॉजी और बहुत ही ईजी लगा। और मेरा CDP में फर्स्ट पेपर में
30 में से 29 यानी कि 30 में से 29 नंबर मैंने लिया है, पाया हुआ है। और जो सेकंड पेपर है उसमें से 30 में से मैंने 28 नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस मेरा रिज़ल्ट का जो है ना, उस रिज़ल्ट को मैं आपको दिखा देती हूँ आपके सामने। सॉरी, आपको तो उल्टा ही दिख रहा होगा, वेट मैं दिखा देती हूँ आपको इसको, ठीक है। बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं मेरा नाम पूजा कुमारी है एंड मैंने जो नंबर गेन किया हुआ है 150 में से 98 है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और सेकंड में है मैंने 150 में से 103, ठीक है, इसको मैंने पाया है। और आप देख सकते हैं सीडीपी में 30 में से 29 नंबर है एंड सेकंड में 30 में से 28 नंबर है। ओके दोस्त, तो ठीक है, आपने नंबर देख लिया मेरा, ठीक है। मेरा नाम पूजा कुमारी है, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद मैंने जब प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन सब सॉल्व में की, तो मुझे फील हुआ या फिर मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक से या फिर सीडीपी का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं क्या की ना कि टॉपिक वाइज यूट्यूब पे गई और फिर मैंने उसको नोट्स बनाया, खुद से मैंने नोट्स बनाया। आपको मैं नोट्स भी दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने ये जो नोट्स बनाया, सबसे पहले मैंने देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने सिलेबस को लिखा, ठीक है। सिलेबस को लिखने के बाद मैंने टॉपिक वाइज मैंने उसको क्लियर किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले जो है कि लेओवाइगोत्स्की, ठीक है, मैंने इस टॉपिक को लिया और फिर सारे नोट्स बनाए, ठीक है। और उसके बाद मैं नोट्स बनाने के बाद देख सकते हैं आप, ये है ना कि मतलब मैंने खुद से अपना नोट सीडीपी का मैंने बनाया हुआ है, मैंने इसी से पढ़ा हुआ है और मैं सारे टॉपिक्स को मैं इसी में लिखती थी, ठीक है। तो सीडीपी का आप लोगों ने देखा, ठीक है, एक सेकेंड। तो फिर सीडीपी क्लियर हुआ मेरा और मैंने फिर उसके बाद मैंने सेट मारने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे रोल में रहा है मॉक टेस्ट। मैं मॉक टेस्ट देती थी, जिससे कि मुझे ये पता चलता था कि मैंने इतना अगर मैं पढ़ रही हूँ, इस चैप्टर को मैंने क्लियर किया, तो क्या मैं कितना क्वेश्चंस इसमें से मैं सही कर रही हूँ या फिर अगर गलत कर रही हूँ तो कहाँ गलत कर रही हूँ, उसको मैंने देखा। मॉक टेस्ट ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा अगर किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा, मेरा मानना है। और उसके बाद फिर आता है सीटेट, आपने सॉरी सीडीपी आपका क्लियर हुआ। और मैथ के लिए देखिए, मैथ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मैथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैथ मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ठीक है। और पता है इसमें क्या होता है ना कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 1 to 5 का मैथ समझ रही हैं और अगर अपर में अगर आपका साइंस साइड्स है, तो अगर आपका मैथ्स है अगर, तो आपको तो फिर अच्छा मैथ होना चाहिए। लेकिन अगर केवल प्राइमरी में क्वालिफाई करना है, अगर आप आर्ट्स से हैं, मेरा तो आर्ट्स ही था, तो मैंने क्या किया ना कि पेडागॉजी आप उसको अगर देखिए, आप पेडागॉजी अगर आप क्लियर कर लेती हैं तो आपको पूरे हर सेक्शन में आपको 10, 12, 15 आपको पेडागॉजीज मिलेंगे। अगर आप सीडीपी के थ्रू पेडागॉजीज आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं, तो समझ लीजिए कि पांचों सेक्शन में आप पेडागॉजीज तो क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। थ्योरी हो सकती है कहीं गलती हो जाए, नहीं आ रहा हो, लेकिन पेडागॉजी अगर क्लियर होगा आपका तो आप ज़रूर पास अच्छे से हो सकती हैं। अगर देखिए, अगर आप 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन भी अगर आप पाती हैं, 15 नंबर भी पाती हैं, तो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 75 हो जाएगा। 15 नंबर अगर आप पाती हैं पेडागॉजीज के, तो 75 हो जाता है। और उसके बाद थोड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल सारा ही थ्योरी गलत हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और हिंदी में पैसेज होते हैं, अगर इंग्लिश में है तो पैसेज होते हैं, उससे आपके कुछ क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैथ अगर आपने लिया तो, और फिर उसके बाद सीडीपी क्लियर हो गया मैथ। और मैथ का मैंने खुद से पेडागॉजीज देखिए बनाया था, आपको मैं दिखा देती हूँ कि एक सेकेंड, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा होगा मैथ्स पेडागॉजीज। तो मैंने इसका सब कुछ मैंने अपने से यूट्यूब से सर्च करके कुछ बुक्स से, कुछ प्रीवियस ईयर से जो सॉल्यूशन दिया होता है, तो मैंने खुद से यहाँ पर लिखकर पेडागॉजी में मैथ की क्लियर कर ली, ताकि मेरा भी मैथ वीक था। तो मुझे लगा कि अगर मैथ में पेडागॉजीज भी क्लियर नहीं होंगे तब तो नेगेटिव पॉइंट हो सकता है ना, मतलब बहुत कम नंबर आ सकता है। तो इसलिए मैंने मैथ्स की पेडागॉजीज को बहुत अच्छे से नोट किए और उसको मैं समझी, ठीक है। ये हो गया मैथ के लिए। और मैंने लैंग्वेज में फर्स्ट में तो मैंने हिंदी लिया था और सेकंड लैंग्वेज में मैंने
संस्कृत चूज़ किया था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि मैं इंग्लिश लूँ या संस्कृत लूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने संस्कृत क्यों लिया। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश आती नहीं मुझे या समझ नहीं आती है फिर बहुत वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश की वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और मैं संस्कृत इसलिए मैं चूज़ की कि मैं संस्कृत भी मेरे लिए वीक था, लेकिन मैं उसमें एक ये मुझे समझ आया, अच्छी चीज़ लगा, मुझे लगा कि जो पैसेज थोड़े बहुत समझ आते हैं पढ़कर, हिंदी से ही थोड़े बहुत मैच करते हैं तो समझ आते हैं पैसेज से आंसर को मैंने उसको ठीक है छाट लिया, लिख दिया। और उसके बाद जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं ना, तो वो थोड़े से हिंदी से मैच करते हैं। जैसे संज्ञा हिंदी में पूछ दिया, संज्ञा कितने होते हैं, तो संस्कृत में लिंग पूछ सकता है, या फिर विभक्ति मतलब कितनी होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो थोड़ी बहुत नॉलेज है अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर पेडागोजीज उसमें भी होते हैं। एंड पैसेज से तो आपको नंबर गेन आप कर ही सकते हैं। और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत हो गया। फर्स्ट और इन्वायरमेंट ईवीएस की अगर मैं आपको बात करूं तो ईवीएस के लिए मैंने कोई स्पेशली बुक तो मैंने नहीं पढ़ा, बट हाँ उसके लिए मैं क्या करती थी कि यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह देख लेती थी, जैसे कि हिमांशी मैम का हो गया, सचिन सर का हो गया, मैं किसी का देख लेती थी और उसमें जो मुझे समझ आता था उसको मैं माइंड पे रखती थी, और जो मुझे लगता था कि यार इसको लिख लेना चाहिए तो मैं उसको नोट कर लेती थी। एंड ईवीएस के लिए एक चीज़ और अच्छा लगा कि पता है प्रीवियस ईयर से मेरा बहुत ही कवर हो गया था, ईवीएस बहुत कवर हो गया था, बहुत ही कवर हो गया था। मानिए कि मैं अगर नहीं भी पढ़ती किसी बुक से तो प्रीवियस ईयर का सफिशिएंट था इन्वॉल्वमेंट ईवीएस, प्रीवियस ईयर से मतलब बहुत था उतना। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। और रही बात कि मैंने कितने समय पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सीडीपी के लिए कंटिन्यू 1 घंटे देती थी। नोट्स बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, समझ आने के बाद, याद करने के भी बाद मैं डेली उसको 1 घंटा देती थी। पता है क्या होता था कि एक दिन अगर आप कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कंटिन्यू होना, तो इसलिए मैं डेली पढ़ती थी। एक दिन एक चैप्टर, दूसरे दिन सेकंड चैप्टर, फिर रिवाइज कर करके उसको नोट कर लेती थी। जो नहीं समझ आता तो उसको लिखती थी, बार बार लिखती थी मैं कि कहीं भूलूँ ना, बिकॉज सीडीपी जो होता है ना कि हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, ये उसको मैं कर लेती थी। और फिर उसके बाद देखिए सेकंड पेपर जो होता था, सेकंड पेपर में मेरा आर्ट्स था, तो मैं उसके लिए क्या की थी कि उसके लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर ही लिया था। आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये रही, ये भी यूथ कंपटीशन का ही है और इसका प्रीवियस ईयर मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए थे, बिकॉज इसको जब आप टिक करेंगे तो समझेंगे, उसका सोल्यूशन जो दिया हुआ है उसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे, नहीं आएगा तो उसको नोट करेंगे। और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि माइंड पे एक सेट हो जाता है कि नहीं हाँ इसका यही है। तो ये रहे मेरी स्ट्रेटजी। और मैंने मैथ के लिए समय दिया, मैं बहुत सॉल्व करती थी क्वेश्चंस, वो भी प्रीवियस ईयर के ही। प्रीवियस ईयर को मानिए रट जाना है क्वेश्चंस को। और जब ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिए सब कुछ, तो फिर जब एग्ज़ाम चल रहा था सीटेट का, तो जिस दिन पेपर होता था मैं डेली देखती थी यूट्यूब पे कि आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए। इस बार तो हालांकि ईवीएस में नए नए भी क्वेश्चंस देखे गए, हमारे शिफ्ट में भी बहुत सारे नए क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आ रहा था, 2 4 6 7 8 क्वेश्चन नहीं, 8 क्वेश्चन लगभग मुझे नहीं आ रहा था ईवीएस में। और मैं आपको ये बता दूं, किसी मैं एक चैनल से कभी नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ। ये नहीं है कि इस टॉपिक को आपने इस चैनल पे देख लिया तो बस ख़त्म कर दो, ठीक है। मैंने वहीं से मेरे आप नोट्स में देखेंगे कि अगर मैंने वाई गॉट्स के लिया हुआ है तो उसमें जैसे कुछ सचिन सर के भी पॉइंट्स हैं, कुछ हिमांशी मैम के भी हैं, कुछ प्रतीक सर के, मतलब बहुत सारे चैनल पे जो मुझे अच्छा लगता था, जो लगता था कि थोड़ा सा इनका डिफरेंट है, थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट बताया, थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट बताया, मैं सबको नोट करती थी। तो उसके बाद मैं समझ के अपने लैंग्वेज में उसको बनाती थी कि हाँ मेरे लिए परफेक्ट है। और पता है लिखने से, बनाने से, डायग्राम, फोटोज कुछ ऐसा बनाने से दिमाग में सेट होता है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। और इस वीडियो को मैं फिर लास्ट में आपको अब भी यही बोलने जा रही हूँ कि मैं ये वीडियो टॉप करने के लिए नहीं बनाई हूँ किसी को, और नहीं मैं ये कहने वाली हूँ कि इतना ही आप करके टॉप कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये मेरी गारंटी है कि केवल आप अगर फेल हो रहे हैं, फिर आपको कोई केवल पास होना है, 90+ जाना है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी को आप अपना सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप एक बार इसको करके देखिए। और मैं सीडीपी का क्लास भी देने वाली हूँ अभी,
मैं अपने नोट्स का अपने लैंग्वेज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप CDP का मैं कोई भी टॉपिक लेके डाल दूँगी, उसको आप देखिए। टॉपिक वाइज मैं उसको CDP क्लियर कर दूँगी, मैं पेडागोजीज भी साथ में लेकर चलूँगी। तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी सीटेट निकालना, क्वालिफाई करना आसान हो सकता है। बस ये है कि मेहनत कुछ आपकी होनी चाहिए। और अगर आप जिस भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ी उनकी मेहनत होती है, कुछ मेहनत आपकी होती है, ठीक है। जब दोनों मेहनत, भाई दो लोग की मेहनत होगी तो जाहिर सी बात है कि सफलता तो हाथ में आनी ही आनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा उन लोगों को जो कि जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ भी ऐसा लगा हो कि ये मुझे बोलना चाहिए इस वीडियो में, या फिर और कुछ बताना चाहिए, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को कर दीजिएगा। मैं उसका देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।